ईएमआर पढ़ा ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है। देखो उनका एक बेसिक पॉइंट ये होता था कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर एनर्जी ट्रेवल करता है, किसकी फॉर्म में जाता है वो एक वेव की फॉर्म में जाता है ना। इनका कहने का मतलब था कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट के बीच में अगर एनर्जी चल रहा है वो किस फॉर्म में चल रहा होगा बेटा, वेव की फॉर्म में चल रहा होगा ना। जो वेव होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। ऐसे था, अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी जाता है तो वो किस फॉर्म में जाता है, एक वेव की फॉर्म में जाता है, एक रेडिएशन की फॉर्म में जाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या वेव की फॉर्म में जा रहा है। इनका कहने का मतलब ये था कि जो एनर्जी जाता है वो किस वे में जाता है, वो कंटिन्यूअस वे में जाता है। कैसा होता है, कंटिन्यूअसली इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यानी हम लोगों के पास ये सोर्स है, ये कोई ऑब्जेक्ट है या टारगेट है, सोर्स से टारगेट तक एनर्जी कैसे जा रहा है, कंटिन्यूअसली जा रहा है। ठीक है, बट प्लैंक्स ने क्या बोला, जो हम लोग सबसे अभी थ्योरी जो पढ़ने वाले हैं, दैट इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इनका सबसे पहला पॉइंट ये था कि जो एनर्जी होता है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर जा रहा है तो वो किस वे में जाता है बेटा, यहां से यहां तक जाएगा तो किस वे में जाएगा वो डिसकंटिन्यूअस वे में जाता है। किस में जाता है, डिसकंटिन्यूअस वे में जाता है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला था बेटा, फिलिप्स ने बोला कि कोई भी सोर्स एनर्जी को कंटिन्यूअसली एमिट नहीं कर सकता और ना ही कोई ऑब्जेक्ट एनर्जी को कंटिन्यूअसली एब्जॉर्व कर सकता है ना। एनर्जी जो होता है वो हमेशा किस फॉर्म में ट्रेवल कर सकता है, हमेशा डिसकंटिन्यूअस वे में ट्रेवल करता है। डिसकंटिन्यूअस वे में ट्रेवल करेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हमेशा, ऑलवेज। ठीक है, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, आप लोग खाते हो कि नहीं, अरे खाना तो खाते ही हो गए, तो कैसे खाते हो, कंटिन्यूअस के डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस ही रहता है ना। एक टुकड़ा खाया, दूसरा खाया, लेकिन मुंह क्या होता है, कंटिन्यूअसली चलता रहता है। ऐसे है कि नहीं, एक खाओगे खत्म नहीं होगा, दूसरा खा लोगे। ऐसे होता तो मतलब लग रहा है कि कंटिन्यूअसली खा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या चल रहा है, वो एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा ही सेम हम लोगों के साथ में भी है कि बल्ब से लाइट आ रहा है, हम लोगों को लग रहा है कि कंटिन्यूअस वे में आ रहा है, लेकिन है कैसा, वो डिसकंटिन्यूअस वे में। आप लोग क्या करते हो, खाना खाते हो, एक टुकड़ा खाते हो, दूसरा खाते हो कब, पहला वाला खत्म होगा उससे पहले। ऐसे सेम यहाँ से भी होता है कि एनर्जी का एक पार्टिकल आएगा, उस पार्टिकल का इफेक्ट खत्म नहीं होगा उससे पहले क्या करता है, दूसरा पार्टिकल हम लोगों के पास में हमेशा पहुंच जाता है। तो हम लोगों को लगता है कि एनर्जी किस वे में आ रहा है, कंटिन्यूअस वे में आता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि जो एनर्जी होता है हमेशा किस वे में ट्रेवल करता है, इन डिसकंटिन्यूअस वे, इन फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। क्या होते हैं बेटा, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के पैकेट्स की फॉर्म में हमेशा एनर्जी क्या करता है, ट्रेवल करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ठीक है, जो स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, दीजिए, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी आर नोन एज क्वांटम। इनको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, क्वांटम। इसका प्लूरल क्या हो गया, क्वांटा। ठीक है, या फिर इनको हम लोग क्वांटम, या फिर एक और वर्ड हम लोग इसके लिए यूज करते हैं, दैट इज फोटोन। फोटोन का यूज करेंगे स्पेसिफिकली जब हम लोगों के पास में रेडिएशन किसका होगा, लाइट का होता है। तो ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि जो एनर्जी होता है वो किसकी फॉर्म में ट्रेवल करता है, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में ट्रेवल करता है। जो स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्वांटा, क्वांटम, या फिर फोटोन बोलते हैं। ठीक है, और क्या बोला, जो फोटोन का जो एनर्जी होता है, एनर्जी ऑफ क्वांटा जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। किस पे डिपेंड करता है बेटा एनर्जी, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, तो ई किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ से, एच न्यू। ठीक है, एक सिंपल सा फॉर्मूला दिया, ई किसके इक्वल होता है, एच न्यू के इक्वल होता है। एच क्या है, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। एच क्या है बेटा यहाँ पे, एच जो है हम लोगों के पास वो प्लैंक्स कांस्टेंट है। एच का वैल्यू कितना होता है, 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। ठीक है ना, माइनस का 34 जूल इंटू सेकेंड। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो सिंपल सा टर्म था बेटा। इनका कहने का मतलब ये था कि जो एनर्जी होता है वो फोटोन का या किसी पार्टिकल का किस पे डिपेंड करता है, एनर्जी का कोई पार्टिकल होगा तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन पर डिपेंड करता है। जिस रेडिएशन का वो पार्टिकल होगा, एक वेव आ रहा होगा ना, उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, तो उस रेडिएशन का अपना एक फ्रीक्वेंसी होगा, उसके फ्रीक्वेंसी पे क्या डिपेंड करता है, एनर्जी डिपेंड करता है। अब से पहले हम लोग थ्योरी पढ़े थे, वो क्या बोलता था, एनर्जी किस पे डिपेंड करता है बेटा, इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है ना। उसके बहुत सारी चीजें हम लोगों को लिमिटेशंस मिली। तो फिर कौन आया, फिर प्लैंक्स ने अपना थ्योरी दिया और क्या बोला, एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो आप लोगों ने पढ़ा है ना, न्यू वगैरह वगैरह, इनका आप लोग उसको क्या करेंगे, दूसरे फॉर्म्स में लेके जाएंगे, इक्वल्स टू एच न्यू को, बहुत सारे फॉर्म्स, तो आपको पता है, ये सभी को क्लियर है। चलो आप लोग बताओ, ई इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, एच न्यू
न्यू क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा, तो एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगा, एच सी अपॉन लैम्डा। ई किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, एच सी अपॉन लैम्डा भी लिख सकते हैं। एच का वैल्यू कितना होता है, एच का वैल्यू कितना होता है 6.6 इंटू 10⁻³ -34। सी का वैल्यू कितना होता है 3 इंटू 10⁻8। एच इंटू सी कितना आएगा 19.875 इंटू 10⁻⁻26। ठीक है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ डायरेक्टली कि जो ई होगा वो कितना होगा बेटा 19.875 इंटू 10⁻⁻26 अपॉन लैम्डा। ये भी आप लोग डायरेक्टली याद करके रख लेंगे। अगर लैम्डा को किसमें पुट करोगे बेटा, मीटर में, तो एनर्जी किसमें मिलेगा आप लोगों को, यू विल गेट एनर्जी इन जूल। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। अगर आप लोग यहाँ पे एनर्जी को लैम्डा को मीटर में रखोगे तो एनर्जी किसमें मिलेगा आपको, जूल में। ठीक है, एक बात जो मैं बोल रहा हूँ इसको सही से सुनना आप लोग, ऐसा नहीं है कि आप लोग इसका मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आप सब होशियार है, मल्टीप्लाई आपको आता है ना, तो ऐसा नहीं कि आप लोग कर नहीं सकते, कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बेटर है कि इसको याद करके रख लेना। ठीक है, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं इसके और भी फॉर्म्स लिखूंगा। आपको पता है कि हम लोगों के पास में जो लेंथ होता है, वेवलेंथ होता है, उसको हम लोग किस किस से मेजर करते हैं बेटा, वेवलेंथ का यूनिट एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर, नैनोमीटर। जनरली आपको क्वेश्चन में ऐसा मिलेगा, मैक्सिमम टाइम। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली कन्वर्जन लिख रहा हूँ, जो ई होता है दैट इज इक्वल टू 1240 अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर, यू विल गेट एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये एच इंटू सी का प्रोडक्ट है, किसका प्रोडक्ट है, एच इंटू सी का प्रोडक्ट। ठीक है, आप लोग लिख सकते हो ई इज इक्वल टू 12400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, यू विल गेट एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का और जूल का क्या रिलेशन होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए चार्ज में इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू, तो हम लोग बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है दैट इज इक्वल टू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इट इज क्लियर। अगर आपको जूल में कभी इसको कन्वर्ट करने का जरूरत पड़े तो हम लोग आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 4-5 फॉर्मूले जो आपको मिले हैं यहाँ से, 3 आप लोग याद करके रखेंगे, इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। ठीक है ना, इसके अलावा इज इक्वल टू क्या होगा 1240 अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर, 12400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब डायरेक्टली याद करके रखे, बाकी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से ज़्यादा चीज़ें, थ्योरी तो आपको पूछने वाला है नहीं, लेकिन थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं कराऊंगा क्लास के लास्ट में, कुछ क्वेश्चन कराऊंगा प्रीवियस ईयर के। ठीक है ना, वो आपको टाइम दे के कराऊंगा, हर क्वेश्चन को 1 मिनट आपको मिलेगा करने के लिए, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे उसको। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है सब। एक बात तो सुनो बेटा कि अगर मेरे पास में कोई भी रेडिएशन है तो रेडिएशन किससे मिलके बना हुआ है, इसके पास में कौन है बेटा, एनर्जी के पैकेट्स है ना, है कि नहीं है। इन एनर्जी के पैकेट्स को क्या बोलते हैं हम लोग, इनको क्या बोलते हैं बेटा, एक क्वांटम का एनर्जी कितना होता है, इसका कितना होगा, इसका कितना होगा, इसका कितना होगा, तो इस एनर्जी ऑफ रेडिएशन कितना हो जाएगा बेटा, इन सब का ऐड कर लूं तो कितना हो जाएगा n इंटू एच। ठीक है ना, एनर्जी ऑफ द रेडिएशन विल बी इक्वल टू n इंटू एच। ठीक है ना, एनर्जी ऑफ द रेडिएशन जो होता है वो क्वांटाइज रहता है, ये भी इन्होंने बोला था, तो कोई भी रेडिएशन होगा उसका एनर्जी कैसा होता है, ऑलवेज क्वांटाइज, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच है ना, इंटीग्रल मल्टीपल होगा तो क्वांटाइज बोलेंगे ना, बोलते कि नहीं बोलते। कॉपी करो इसको, हो गया कॉपी सभी लोगों का, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, जितना मैंने समझाया समझने में, बेसिक था ना, पढ़े हो कि नहीं पढ़े ऐसा पहले, सब कुछ पढ़ के आए हैं, है ना। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन बेटा आप लोगों के लिए, ये कीजिए। क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को, तो इतना आप लोग पढ़ लीजिए कि फोटोन ऑफ wavelength 300 nanometer is absorbed by a gas and then emitted as 2 photons. One photon of red light with wavelength of 760 nanometer. What will be the wavelength of
सेकंड फोटोन। क्वेश्चन सभी लोगों को ने कॉपी कर लिया, समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि एक हम लोगों के पास में बेटा कोई भी गैस है, उसने एक फोटोन ऑब्जर्व किया, उसका वेवलेंथ कितना है? 300 नैनोमीटर है। उसने दो फोटॉन्स क्या किए? एमिट किए। एक का वेवलेंथ कितना है? 760। दूसरे का वेवलेंथ क्या होगा वो पूछ रहा है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कॉपी हो गया? नहीं हुआ अभी तक कॉपी? कॉपी कर लो इसको जल्दी से। मेरा क्वेश्चन कॉपी हो गया? चलो, बड़ा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हम लोगों के पास में एक गैस है, उसने क्या किया? एक फोटोन गेन किया, जिसका वेवलेंथ कितना है बेटा? बोलो। जिसका वेवलेंथ कितना है? 300 नैनोमीटर है। उसने कितने वेवलेंथ एमिट किए हैं? दो फोटोन एमिट किए। एक का वेवलेंथ कितना है? लैम्डा वन, दैट इज 760। दूसरे वाले का कितना होगा? लैम्डा टू। ये पूछ रहा है कितना होगा, तो क्या करें? बट एक बात तो सिंपल है कि इसने इसने अगर कुछ एनर्जी ई गेन किया है, तो यहाँ पे कितना एमिट किया होगा? ई वन। यहाँ पे कितना एमिट किया होगा? ई टू। तो ई किसके इक्वल होगा? 100%। ई वन प्लस ई टू। ई कितना होता है बेटा? एच सी अपॉन लैम्डा। ई वन कितना होगा? एच सी अपॉन लैम्डा वन। ई टू कितना होगा? एच सी अपॉन लैम्डा टू। मैं बोल सकता हूँ 1/λ2 इज इक्वल टू 1/λ माइनस 1/λ1। लैम्डा टू कितना हो जाएगा बेटा? लैम्डा वन इंटू लैम्डा अपॉन लैम्डा वन माइनस। समझ आया कुछ? दोनों है ना आप लोगों के पास में? कर लोगे आसानी से? तो क्वेश्चन तो डिफिकल्ट नहीं था, क्यों नहीं हुआ तुम लोगों से? कैलकुलेशन नहीं कर पाए थे तुम बस? ठीक है, कॉपी कर लो इसको। बोर मॉडल आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले? बोर मॉडल पढ़ा है? चलो देखते हैं तुम लोगों को। सर ऐसे भी तो कर सकते थे, पहले वाली की एनर्जी निकाल लेते हैं, फिर दूसरे वाली की एनर्जी में से माइनस कर देते तो उसकी एनर्जी आ जाती है। फिर क्या निकालते हैं? एनर्जी निकालने का फिर वेवलेंथ निकालते, हाँ तो उतना कैलकुलेशन करने से क्या फायदा? करना तो वही है ना, हम लोगों ने वही किया है। ई टू क्या होगा? ई माइनस ई वन, वही तो किया है। लेकिन हम लोगों ने पहले उसको सिंप्लीफाई कर लिया, उसके बाद में वैल्यूज पुट करें। तुम हमेशा कभी ऐसा मत करना कि पहले कैलकुलेट करना बैठ जाओ, पहले सिंप्लीफाई करना उसको जितना हो सकता है, उसके बाद में वैल्यू पुट करना होता है। तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, इसी को करना है तुम्हें 2-3 मिनट से ज़्यादा जाएगा फिर। और सोचो, पहले इसका एनर्जी कैलकुलेट करो, फिर इसका कैलकुलेट करो, फिर माइनस करो, फिर क्या करो? फिर वेवलेंथ कैलकुलेट करो। तो जो कैलकुलेशंस हम लोगों ने एनर्जी कैलकुलेट करने में किए, वो तो फालतू के रहे ना फिर, उनको कोई फायदा ही नहीं होगा। तो ऐसा करने में कोई फायदा नहीं होता कभी भी। पहले सिंप्लीफाई करो, उसके बाद में उसको जाके सॉल्व करो। चलो एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। एक और क्वेश्चन ये वाला करो आप लोग। ये तो आसान क्वेश्चन है, शायद इसको तो कर ही सकते हो। हाउ मेनी photons of light having a wavelength of 5,000 angstrom are necessary to provide 1 joule of energy? क्या आंसर आएगा? 1 जूल एनर्जी के लिए हम लोगों को कितना फोटॉन्स का रिक्वायरमेंट होगा? तो कर सकते हो ना? इससे इजी और क्या हो सकता है? क्या करेंगे इसमें? E इक्वल्स टू एन
एच न्यू, तो सिंपल लगा लोगे बेटा, इज इक्वल्स टू क्या होगा, एन एच न्यू या एन एच सी अपॉन लैम्डा, क्योंकि हम लोगों को वेवलेंथ दी है, तो एन किसके इक्वल हो जाएगा, ई इंटू लैम्डा अपॉन एच इंटू सी, ऐसे होगा ना बेटा। तो ई कितना है हम लोगों के पास में, 1 जूल, लैम्डा हम लोगों के पास में कितना है, 5000 एंगस्ट्रॉम में, तो कितने से इंटू करूँ, -10 से है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अपॉन एच एन टू सी का वैल्यू कितना होता है, 19.875 इंटू 10⁻26। दिस विल बी द कैलकुलेशन। समझ आया कुछ क्या किया। देखो दो बातें थी, सुनो पहले मैं क्या बोल रहा हूँ। एक तो आप लोग ये करते हैं कि इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, इसमें 10⁻10 से इंटू करके इसको किस में कन्वर्ट किया है, इस जो वेवलेंथ था उसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, एंगस्ट्रॉम से, है ना। एक दूसरा तरीका आप लोगों के पास ये होता है कि आप लोग इस जो एनर्जी था 1 जूल का, 1 जूल को लोग क्या करते, उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते, इज इक्वल्स टू क्या होता है, 12400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम लगाते, तब जाके आंसर निकालते। दोनों तरीके से हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन में आप लोग क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करते ना कितने से, 1.602 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ जो आंसर बनता है वो बनता है 1 पॉइंट, इसको डिवाइड कर लेते -19 इंटू कितना हो जाता है बेटा, ये आंसर आ जाता है ना। ये एनर्जी कितना था हम लोगों के पास में, ये तुम लोगों ने क्या एनर्जी निकाला ना, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू क्या होता है, एन इंटू दिस वैल्यू कर रहे थे ना, तो एन निकाल लेते हैं यहाँ से वापस। एक फोटोन का एनर्जी आता था, एन निकालना होता तो हम लोग उसको कंपेयर कर लेते 1 से। तो यहाँ पे हम लोग ये लगाते तो हम लोगों को क्या करना पड़ता, जो एनर्जी था इसको कन्वर्ट करना पड़ता किसमें, किसमें कन्वर्ट करना पड़ता बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 को इसके इक्वल रख लेते, ये वाला कैलकुलेशन आप लोग सॉल्व कर लेते। फिर दोनों तरीके से कर सकते थे, जो आपको इजी लगे उससे कर लो। आपको लगता है कि हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करके आसानी से कर पाएंगे तो वो कैलकुलेशन करो, आपको लगता है इसमें कर पाएंगे तो वो कैलकुलेशन करो, ठीक है। दोनों में नियरली सेम कैलकुलेशन है, किसी में ज़्यादा या कम नहीं। वहाँ पे भी ऐसे ही नंबर्स मिल रहे हैं, यहाँ पे भी ऐसे ही नंबर्स मिल रहे हैं। यहाँ पे भी आपको ये वैल्यू को 19.875 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखो, अब ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ऑप्शन में पावर अलग अलग है, ऑप्शन में पावर कैसा अलग अलग है ना, या सेम है, सब में अलग अलग है। तो पावर सॉल्व करने से आंसर आ जाना चाहिए ना। अगर पावर्स को सॉल्व करना पड़ेगा तो ये बेस्ट वे रहेगा फिर आप लोगों के पास में। अगर वहाँ पे आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दिया होता, पावर सेम दिया होता, तो आप देख सोचते कि हम लोगों को ये वैल्यू सॉल्व रहेगा करना आसान में, ये हो सकता था, ये सॉल्व आसान हो जाता, या फिर जैसे भी आप लोग कर पाते, तो आपको फिर न्यूमेरिकल वैल्यू को सॉल्व करना होता। अब ये भी समझना कि मैक्सिमम क्वेश्चन में कभी भी आपको पूरा क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना पड़ता। नीट लेवल का क्वेश्चन अगर सही से सोचोगे, पहले से अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, 50% क्वेश्चन ऐसा होता है जो बिना सॉल्व किए होता है, ऑप्शन से हो जाता है। 50% क्वेश्चन तो कम से कम होता है ऑप्शन से। नहीं, ऐसा नहीं होता कि आप सॉल्व करने बैठोगे हर क्वेश्चन 1 मिनट में, तो होता नहीं है, ये हो जाएगा। केमिस्ट्री का हर क्वेश्चन उठा के आप 1 मिनट में कर लोगे सॉल्व, पॉसिबल नहीं है ना 1 मिनट में सॉल्व करना। अब 1 मिनट में सॉल्व नहीं होगा तो कुछ ना कुछ तुम लोगों को जो पहला ऑब्जर्वेशन होता है ना वो काम आता है। आप लोगों ने पहले क्या क्या ऑब्जर्वेशन किए हैं, कैसे किए, वो बहुत अच्छे से काम आते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनको हम लोग बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे, बहुत सारे होंगे, ठीक है ना। आप लोग डाउट्स लेके आओगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ इसको ऐसे भी कर सकते थे। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं। चलो आगे बढ़े हम लोग, इसमें तो कुछ था नहीं वैसे भी क्वेश्चन में। देखो नेक्स्ट स्टडी लिखो, बोर मॉडल। आप मुझे बताओ बोर मॉडल क्या कहता है। ये मॉडल बेटा इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए, बोर मॉडल को पढ़ना। तो आप लोग मुझे बताओ बोर मॉडल ने क्या बोला था, कुछ पॉइंट्स आपको पता है। आई थिंक मुझे वो पॉइंट्स तो बताना नहीं चाहिए आप लोगों को कि न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ऐसा कुछ पता है आप लोगों को कि नहीं पता। चलो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, आप लोग रिपीट करना साथ में। देखो इन्होंने भी क्या बोला था कि एक एटम होता है, उसके पास में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में कौन रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है। जिस पाथ में रिवॉल्व करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं। उसका और क्या नाम होता है, उसका नाम सेल होता है। उसको और क्या बोलते हैं इनके अकॉर्डिंग, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा,
इसको लोग स्टेशनरी स्टेट या स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं। एक और नाम क्या बोला था इन्होंने, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एनर्जी लेवल्स एक बात है ना, डिस्क्रिएट एनर्जी लेवल, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्क्रिएट एनर्जी लेवल बोलते हैं। तो एक बार बताओ कि यहाँ पे जो स्टेशनरी स्टेट यूज किया गया था उसका मतलब क्या था। एक वर्ड इन्होंने यूज किया स्टेशनरी यहाँ पे, तो इस स्टेशनरी का मतलब क्या था पहले तो ये बताओ मुझे। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, रेस्ट में होता है, कौन रेस्ट में होता है, ऑर्बिट रेस्ट में होता है। तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग घूमता था ऑर्बिट भी साथ साथ में इलेक्ट्रॉन के। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से बाहर निकलता था। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए स्टेशनरी होता है। और कुछ पता आप लोगों को क्या था इनके अकॉर्डिंग। हाँ बेटा, उसी में रिवॉल्व करता है, ये उन्होंने बोला था रदरफोर्ड ने कि अपना एक ऑर्बिट होता है उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। बट स्टेशनरी वर्ड का मतलब इन्होंने क्या बोला कि जो ऑर्बिट होता है उसका एनर्जी कैसा होता है, फिक्स रहता है। उन्होंने क्या बोला, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट इज फिक्स, ठीक है ना। तो जो स्टेशनरी वर्ड यूज किया गया है वो एनर्जी के लिए किया गया था, क्योंकि आप लोगों ने पिछले वाले थ्योरी में एक लिमिटेशन पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिरता, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया कि जिस पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता ना उस पाथ का एनर्जी इन्होंने डिफाइन किया। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला था, उन्होंने बोला था कि एटम के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो वो क्या कर रहा है बेटा, वो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट कर रहा है। अगर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट करेगा तो क्या करना चाहिए, एनर्जी लॉस करना चाहिए, न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। तो क्यों नहीं गिरता, इसका सोल्यूशन उन्होंने क्या दिया कि जो जिस पाथ में वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उस पाथ का एनर्जी कैसा होता है, फिक्स रहता है। उस पाथ में रहते हुए कभी भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस नहीं करता है, ठीक है ना। तो जो उस पाथ का एनर्जी फिक्स होता है इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेशनरी स्टेट बोलते हैं और डिस्क्रीट एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। दोनों नाम इसी के लिए यूज किया गया था, बाकी इसमें कुछ नहीं था। तो दूसरा एक बात ये भी था कि आप लोगों से पूछूं कि मेरे पास में एक न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ आपको सर्कुलर पाथ ड्रॉ करने हैं, तो कितने सर्कुलर पाथ आप ड्रॉ कर सकते हो, कितने ड्रॉ कर सकते हो बेटा, सारी जिंदगी ड्रॉ करते रह सकते हो, है ना। तो इन्होंने ये बोला था कि अराउंड द न्यूक्लियस हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कुलर पाथ्स ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कौन से वाले पाथ में रिवॉल्व करेगा, जिसमें उसकी मर्जी होगी। हाँ, किसमें, नियरेस्ट में करेगा, ऐसे ही है। तो पहले इसमें करेगा फिर इसमें जाएगा फिर इसमें जाएगा, ऐसे। state to higher stationary state. इनके बीच में हम लोग कितने पाथ ड्रॉ कर सकते हो, इनफाइनाइट। तो उनमें क्यों नहीं जा रहा है, जिसकी एनर्जी कम होगी उसमें जाएगा। बट इन्होंने क्या बोला कि अराउंड द न्यूक्लियस हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ्स ड्रॉ कर सकते हैं, बट इलेक्ट्रॉन revolves in only those paths, in only those paths, those orbits in which, लिख लो ये पॉइंट जल्दी से, बाद में मत लिखना, in which its angular momentum, in which its angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi. Angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, किसके इक्वल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, n इंटू एच अपॉन 2 पाई, ठीक है। n क्या है बेटा यहाँ पे, n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्या है बेटा, क्वांटम नंबर कभी सुने हो, चलो कोई बात नहीं, नहीं सुने तो सुनाएंगे अभी बाद में, ठीक है ना। n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ उस पाथ में रिवॉल्व करेगा जहां पे उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई होता है। मान लो ये वाले पाथ में रिवॉल्व करता है जिसको आप लोग फर्स्ट पाथ बोलते हो, तो यहाँ पे अगर रिवॉल्व करेगा, मान लो इस पाथ में रिवॉल्व करेगा तो यहाँ पे इंटीग्रल मल्टीपल कितना होना, अगर इसका वैल्यू आप लोग n का वैल्यू 1 दे रहे हो तो यहाँ पे कितना होगा बट h अपॉन 2 पाई होना चाहिए। इसके बाद में जहां पे उसका एंगुलर मोमेंटम कितना मिलेगा, h अपॉन पाई मिलेगा। मान लो हो सकता है यहाँ पे जाके h अपॉन पाई मिले तो इसमें जाके रिवॉल्व करेगा, इसके बीच में किसी पाथ में रिवॉल्व नहीं करता है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। इसके आगे कौन से वाले में करेगा बेटा, जहां पे उसका कितना मिलेगा, एंगुलर मोमेंटम 3h अपॉन 2 पाई मिलता है। ये दिस क्लियर, कौन से वाले पाथ में रिवॉल्व करता है, जहां पे उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा,
इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई होता है। सभी को समझ में आ रहा है? मतलब कहानी कुछ ऐसा है बेटा। अब ये ऐसा होता क्यों है लेटर ऑन में प्रूफ करूंगा। अभी इनके अकॉर्डिंग इन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशन इसका नहीं दिया था। देखो बेटा बात कुछ ऐसा है कि मान लो तुम लोग यहाँ बैठे हो, ठीक है ना, सामने रोड है, यहाँ से गाड़ियाँ निकल के जा रही हैं। तुम लोगों ने क्या देखा, पहली वाली गाड़ी कितनी स्पीड से गई, 5 किलोमीटर पर आवर से। फिर कितने से गई बेटा, 25 से। फिर तुम लोगों ने देखा फिर कितने से गई, 10 किलोमीटर से। फिर देखा फिर कितने से चली गई, 50 किलोमीटर पर आवर से। तुम 2 घंटे तक बैठ के देखते रहे। तुम लोगों ने स्पीड को कुछ ऑब्जर्व किया। आप लोगों ने क्या देखा कि उसका स्पीड क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 5। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ऐसे इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट किया और क्या बोला कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या बोला, एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई होता है। क्यों होता है नहीं पता। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? आपको पता है गाड़ी क्यों गई 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से? हो सकता है कि पीछे से कोई और तुम्हें बता कर चला जाए कि क्यों गई थी इतनी स्पीड से। तो समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हो सकता है तुम्हारे पीछे रेड लाइट हो, पहली गाड़ी गई तो रेड लाइट, तो उसको रुकना पड़ा, तब वो 10 तक, 5 तक या 10 तक पहुंच पाया। एक को रेड लाइट नहीं मिली, वो पीछे दौड़ के आ रहा तो 50 से चला गया। हो सकता है ना ऐसा? कौन बताएगा, तुम बताओगे पीछे वाला, या फिर तुम पीछे जाके ऑब्जर्व करके आ जाओ? दो बातें है ना। तो इनको नहीं पता था, एक आएंगे जो बताएंगे कैसा क्यों होता है। इज इज क्लियर मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है? तो इन्होंने सिर्फ ऑब्जर्वेशन बेस पे था, जो कैलकुलेशन बेस पे था, मैथमेटिकल कैलकुलेशन था इनका, कि जो एंगुलर मोमेंटम आएगा वो कितना आएगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई रहता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। एक बात और बताओ बेटा कि एक पॉइंट और इन्होंने क्या बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, ये इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ रिवॉल्व कर रहा होगा, ठीक है, इनके बीच में क्या होगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। उसको कौन बैलेंस करता है बेटा, दैट इज बैलेंस्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसको कौन कौन बैलेंस कर लेता है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज बैलेंस्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो आप लोग बताओ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होता है, mv² अपॉन आर। ऐसे होता है ना बेटा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होता है, mv² अपॉन आर। सबको पता है, नहीं पता तो याद कर लेना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन r²। Q1 क्या है बेटा, यहाँ पे चार्ज, किसका चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। कितना होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, E। माइनस मत लिखो, क्या फर्क पड़ रहा है, E लिख दूं, चार्ज पूछ रहा हूं मैं। कितना होता है E। Q2 क्या है बेटा, किसका चार्ज, न्यूक्लियस का चार्ज। कितना होता है, Z इंटू E। Z इंटू क्यू लिखा, सब कुछ समझ में आ रहा है ना। उसके बाद में कितने प्रोटॉन्स होते हैं, Z होते हैं। Z क्या है, Z क्या है, एटॉमिक नंबर के इक्वल सी होते हैं ना। तो आप लोगों को ये फॉर्मूला क्या मिल जाएगा बेटा, फोर्स विल बी इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन r², ठीक है ना। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो के जेड ई² अपॉन r² होगा वो किसके इक्वल होगा, mv² अपॉन आर। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कॉपी करो, सिर्फ ये दो फॉर्मूला आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग इनके अकॉर्डिंग कुछ भी निकाल सकते हो। तो कॉपी कर लो सब कुछ, इतना मैंने लिखा है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को इसको समझने में? ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? सभी को क्लियर हो रहा है? चलो, दो फॉर्मूले मिल गए ना बेटा हम लोगों को यहाँ से। एक तो mv इक्वल्स टू n/h अपॉन 2 पाई, और दूसरा क्या मिला, के जेड ई² अपॉन r² किसके इक्वल होगा बेटा, mv² अपॉन आर के इक्वल होता है, ठीक है। और देखो मैं कुछ डेरिवेशंस करूंगा, उन डेरिवेशंस को आपको थोड़ा सा समझ लेना है। ऐसा नहीं कि जो फॉर्मूला निकल के आएगा उसको आप लोग याद नहीं करोगे।
फाइनल में जो निकलेगा उसको हम लोग याद करेंगे, और सिंपल सिंपल जो फॉर्मूला निकले, जो इजी आपको लगेगा उसको याद कर लेना बस, ठीक है ना। जो डिफिकल्ट लगे उसको नहीं करना होता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? कुछ फॉर्मूला डेराइव करूंगा, जो इजी आपको लगे उसको याद करना है बस, जो डिफिकल्ट लगता है उसको, तो जो इजी वाला है उससे काम चल जाएगा हमारा, ठीक है। तो दो हम लोगों के पास में अभी तक इक्वेशन मिला। एक तो हम लोगों को मिला एम वी आर इक्वल टू क्या है, एम वी आर किसके इक्वल है बेटा, एन इंटू एच अपॉन 2 पाई, और एक हम लोगों के पास इक्वेशन था के जेड ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है ना। चलो मैं ये वाले इक्वेशन से लिख सकता हूँ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर विल बी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर, है ना। यहाँ से निकालो वी कितना आएगा, एन इंटू एच अपॉन 2 पाई एम आर, अरे हाँ या ना। वी स्क्वायर कितना होगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर, है ना। ये वी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से उठा के वहां रख दूं, कोई दिक्कत, अरे है कि नहीं है, बोला करो ना नहीं है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर विल बी इक्वल टू एम, वी स्क्वायर क्या रख सकता हूँ बेटा मैं, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर, ऐसा रख सकता हूँ। कुछ कैंसिल हो रहा है, आर को इधर ले, आर विल बी इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ए स्क्वायर। समझ में आया कुछ क्या हो रहा है ये सब, कोई दिक्कत तो नहीं तुम लोगों को? ये बड़ा आसान सा फॉर्मूला होता है रेडियस निकालने का, ठीक है। समझ आ रहा है क्या बोला, याद कर लोगे इसको। क्या होगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। सुनो आपको ये बताओ, आपको एन का वैल्यू पता है, अरे हाँ या ना, क्या है, जिसका भी तुम्हें पता हो एटम, हाइड्रोजन के लिए एन का वैल्यू क्या है, पहले हिस्से में मिलता है इलेक्ट्रॉन बस, दूसरे में नहीं मिल सकता। हाँ अरे मिल सकता है कि नहीं, तीसरे वाले में, अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिल सकता है ना, फोर्थ में मिल सकता है, कहीं पे भी मिल सकता है। तो एन का वैल्यू क्या है, ये बोलो पता नहीं, पता है कि नहीं पता, क्वेश्चन में देगा या कैलकुलेट करवाएगा तो कुछ ना कुछ तो होगा ना, तुम लोगों को पता है क्या, एन का वैल्यू नहीं पता, एच का वैल्यू पता है कि नहीं, पता है, 4 का वैल्यू, एच पाई वैल्यू पता है, एम पता है बेटा, किसका एम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है ना, के पता है, जेड नहीं पता है, ई जो पता है उसमें रख लोगे, सॉल्व कर लोगे, तो आर कितना मिलेगा आप लोगों को, 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड क्या होता है, ये आपको याद करना है, फाइनल जो फॉर्मूला निकल के आया। अब कॉपी करो पूरा कहानी। हो गया कॉपी, सभी लोगों ने कॉपी कर लिया इसको। देखो क्वेश्चन हम लोग करेंगे इसके बेस पे, लेकिन ये क्यों लिखवा है, कभी डायरेक्टली पूछ लेते हैं, इसके बेस पे तुम्हें कोई क्वेश्चन कभी नहीं करना है, ठीक है। न्यूमेरिकल सब लोगों को लिए नहीं आता, डायरेक्टली पूछ लेता है कभी कभी, फिर रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है 4 ऑप्शन दे देगा, टिक करके आप लोग आ सकते हैं, ठीक है। चलो अगर ये सब कुछ मुझे हाइड्रोजन एटम के लिए करना होता तो जेड का वैल्यू कितना होता बेटा, एच एटम के लिए जेड का वैल्यू कितना होता है, रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा, 0.529
0.529 इंटू एन स्क्वायर, है ना, इतना ही होता, नहीं होता? अगर एन का वैल्यू 1 होता तो बेटा क्या होता, आर कितना हो जाता, 0.529 एंगस्ट्रॉम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दिस इज नॉट द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट, रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ एच एटम। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? दिस इज नॉट द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ एच एटम। ठीक है, समझ में आया? बट रेडियस का जो फॉर्मूला होता है ना एक्चुअल, इट इज इक्वल टू आर नॉट इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। कितना होता है, आर नॉट इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। और आर नॉट क्या होता है यहाँ पे, आर नॉट क्या होता है, आर नॉट क्या होता है, आर नॉट होता है रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ एच एटम। ठीक है, मान लो क्वेश्चन में उसने दिया होता कि रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ एच एटम 25 है, थर्ड का पूछो, तब लोग क्या करोगे, जो वैल्यू 0.529 लिखते हो उसका कितना लग दोगे, 25। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं क्या बोला, सुनाई दिया आप लोगों को? बेटा मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि देगा तो नहीं, लेकिन कभी कभी चीज़ों को घुमा फिरा के देता है, इसलिए मैं क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से। ये कॉपी करो पहले, एक क्वेश्चन लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। आपसे पूछो रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट क्या होता है, रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट क्या होता है? ऑप्शन ए 0.529 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन बी 52.9 पिकोमीटर, ऑप्शन सी रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर और रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ एच एटम। आपको पता है कौन सा वाला सही है? ठीक है, मैं क्या बोला, समझ में आ रहा है? चलो इसको मैं और लिख दूं, और हटा के इसको हटा दो, तो इसको लिख देता हूँ 53 पिकोमीटर। ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। कौन सा सही है? हाँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही है। कौन सा सही है तुम बताओ? फर्स्ट थर्ड सेकंड भी सही है, तीनों सही है, तीनों ही सही है, बताओ, तीनों ही सही है, तीनों सही है, सब लोगों का अकॉर्डिंग तीनों सही है, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड। ठीक है, तो सेकंड भी सही है। 0.529 को 53 भी लिख सकते हैं ना, 0.53 भी लिख सकते हैं। तो मैं इसलिए बोल रहा था कि आप लोगों के माइंड में ना एक पिक्चर क्लिक होता है कि जो रेडियस होता है वो 3 डिजिट में लिखते हैं हम लोग, 5 to 9, 52.9 ऐसा लिखते हैं ना। अगर 2 दे देगा तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। कुछ लोगों को लग रहा था कि ये गलत है, 52.9 अगर मैं पिकोमीटर लिखता तो सही होता। 52.9 को 53 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो आपको ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो भी आप लोग क्लिक कर सकते हो कि रहेगा क्या। और अगर आप लोगों से ऐसा कुछ पूछता है कि इनमें से कौन सा वाला, मतलब आपको पहले फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस दे दे, उसको मान लो उसने 53 पिकोमीटर दिया होता, तो आप लोग सोचते सर ने तो ऐसा बताया नहीं था, 0.529 52.9 बताया था। कंफ्यूजन होता है ना उस चीज को लेके। तो हो सकता है आप लोग सोचते हैं कि हमारा तो 52.9 को लेकर हम लोग सॉल्व करें कि 53 को लेकर सॉल्व करें। तो मैं बोल रहा हूँ कि जो भी उसने दिया होगा उसी को आर नॉट बिठाओगे और सॉल्व करोगे। क्लियर सभी को? जो भी उसने दिया होगा उसको क्या करोगे, आर नॉट की जगह बिठाओगे और सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ये कॉपी कर लिया सब लोगों ने? नहीं किया तो जल्दी से करो। हो गया नहीं हुआ? सभी का हो गया? चलो, ये तो इलेक्ट्रॉन का अगर मुझे एनर्जी निकालना है तो एनर्जी कौन सा वाला होगा इलेक्ट्रॉन के पास में? एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास में कौन सा वाला एनर्जी होता है? काइनेटिक होता है, पोटेंशियल होता है? इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा तो कौन सा एनर्जी होगा बेटा इसके पास में? न्यूक्लियस है, यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो कौन सा एनर्जी होता है बेटा? दोनों ही होते हैं। घूम रहा है तो काइनेटिक होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो इसके पास में क्या होगा? पोटेंशियल भी होगा। होता है कि नहीं होता?
तो अगर आपको एनर्जी निकालना है तो वो किसके इक्वल होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना होता है हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है बेटा माइनस का के Q1 Q2 अपॉन ये होता है ना हाँ या ना। पोटेंशियल कितना होता है माइनस का के Q1 Q2 अपॉन आर। Q1 कितना होता है बोला करो जल्दी से Q1 कितना होता है ई लिख लो जेड इंटू ई लिख लो। Q2 कितना होता है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा माइनस का के जेड ई स्क्वायर अपॉन कोई दिक्कत नहीं है। सुनो पहले बाद में लिखना एम वी स्क्वायर अपॉन आर किसके इक्वल होता है बेटा के जेड ए स्क्वायर अपॉन ऐसे होता है ना होता है कि नहीं एम वी आर किसके इक्वल हो एम वी स्क्वायर किसके इक्वल होगा के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर के इक्वल अरे होगा कि नहीं 1/2 एम वी आर किसके इक्वल होगा ये कौन है काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया कुछ तो मैं बोल सकता हूँ जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो कितना होगा बेटा दैट इज 1/2 के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। कोई दिक्कत टोटल एनर्जी निकालोगे इनको ऐड करोगे कि नहीं करोगे टोटल एनर्जी निकालोगे क्या होगा बेटा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल कितना है माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस 1/2 के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। सॉल्व करोगे कितना आएगा माइनस का 1/2 के जेड ई स्क्वायर अपॉन ये क्या होता है कि डब्बे में जो लिखा है याद कर लोगे। एक सबसे पहला रिलेशन यहां से सबसे पहला रिलेशन जो एनर्जी होता है और जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें क्या रिलेशन दिख रहा है किसका डिफरेंस है माइनस का। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी होता है कि नहीं होता मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है समझ आया कुछ क्या बोल रहा हूँ मैं कोई दिक्कत तो नहीं है अब कॉपी करो इतना। क्लियर है सभी को कॉपी हो गया ना नहीं हुआ। और रेडियस का फॉर्मूला कौन बताया पीछे लिखा था बड़ा सा बताओ स्क्वायर हाँ 4 पाई स्क्वायर जेड ई स्क्वायर ठीक है अरे था कि नहीं। चलो आप लोगों को एनर्जी मिल गया कितना माइनस का एनर्जी कितना मिल गया बेटा माइनस का 1/2 के जेड ई स्क्वायर अपॉन अब बोला करो कितना होता है एनर्जी कितना है माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर की जगह सकता हूँ एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। कहाँ से आया समझ में आ रहा है ये 1/2 था ना माइनस का है ना तो हो जाएगा माइनस का 1/2 क्या क्या कैंसिल हो रहा है भैया ये और कुछ जा रहा है क्या कहीं पे और तो कुछ नहीं जा रहा शायद अरे कुछ और कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा तो एनर्जी क्या निकल के आया माइनस का 2 के स्क्वायर जेड स्क्वायर e⁴ एम के यही है
और के स्क्वायर हो जाएगा, जेड स्क्वायर हो जाएगा, ई की पावर कितना हो जाएगा 4m, इतना हो जाएगा ना, डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन रहा है। आपको क्या क्या नहीं पता ये बताओ मुझे इसमें से। जो पता है वो ठीक है, जो नहीं पता वो बताओ। कौन नहीं पता? एक क्या नहीं पता, बाकी सब रख के कैलकुलेट कर लोगे, या कर सकते हो कि नहीं? तो क्या मिलेगा आप लोगों को, ई इक्वल्स टू माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? क्या करना होता है बोला करो ना। 1.6 इंटू 10 to the पावर -19 से इंटू कर लोगे, यू विल गेट 2.18 इंटू 10 to the पावर -19 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल पर एटम। ठीक है, कॉपी करो इसको, कोई दिक्कत तो नहीं है इसको समझने में? थोड़ा ऊपर वाला भी लिखना है। हाँ पे रहे हैं। हो गया, समझ में आ रहा है? चलो, अब हाइड्रोजन एटम के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा? अगर आपसे पूछो हाइड्रोजन एटम के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, तब बोलेंगे ई विल इक्वल्स टू माइनस का 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये बनेगा ना? होगा कि नहीं होगा, है ना? ये मान लो इसका न्यूक्लियस है बेटा, ये पहला एनर्जी लेवल, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और यहाँ पे कौन है कोई एक ऊपर जाके कौन सा वाला हो गया बेटा, इनफाइनाइट पे। ठीक है, आपसे बोलूं पहले वाले ऑर्बिट का एनर्जी कितना होगा, निकाल लोगे? कितना आएगा बेटा जल्दी से बोलो। माइनस का 13.6, दूसरे वाले का माइनस का 3.4, चौथे वाले का माइनस का 1.5, कितना आएगा 1.5, तीसरे वाले का 0.8, इसका 0.5 माइनस। ठीक है, नहीं याद तो याद कर लेना। ठीक है, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर है? कोई दिक्कत? एनर्जी घट रहा है कि बढ़ रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है? बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ रहा है ना बेटा, नेगेटिव वैल्यू कम होता जा रहा है मतलब बढ़ रहा है। थोड़ा ऊपर की तरफ जाएंगे, एनर्जी क्या करेगा, एनर्जी क्या करता है, इंक्रीज करता है ना? एनर्जी इंक्रीज करता है मतलब, एनर्जी इंक्रीज करता है मतलब E1 से कौन ज्यादा होगा, E2, इससे ज्यादा कौन होगा, इससे ज्यादा कौन होगा, एंड सो ऑन। ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हम लोग? ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं? कोई दिक्कत है क्या? हम लोग बहुत लेट बोलते हैं, इनके बीच का डिफरेंस कितना है? मैथ्स पढ़े हो कभी तक नहीं पढ़े? 10 तक पढ़े थे? कितना डिफरेंस आ रहा है? 10.2। यहाँ कितना डिफरेंस आ रहा है, ये बता दो। यहाँ कितना आ रहा है 1 पॉइंट, यहाँ कितना आ रहा है बेटा 0 पॉइंट, यहाँ कितना आ रहा है बेटा 0 पॉइंट। डिफरेंस नहीं निकल रहा उन लोगों से, ऐसे ही है ना? डिफरेंस बढ़ रहा है कि घट रहा है? डिफरेंस क्या हो रहा है, फिर से बोलो, डिफरेंस क्या हो रहा है बेटा? कम हो रहा है, मतलब E2 माइनस E1 इज ग्रेटर देन E3 माइनस E2 इज ग्रेटर देन E4 माइनस E3 एंड सो ऑन।
मैं बोल सकता हूँ कि नहीं? मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता? E3 minus E1 is greater than E4 minus E2 is greater than E5 minus E3 and so on. बोल सकता हूँ कि नहीं? बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता? मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता कि E3 E2 minus E1 is greater than E10 minus E2? मैं बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता? यस सर, नो सर? हमने तो सर E10 निकाला ही नहीं है। हाँ, चलो कोई बात नहीं, E10 निकालने का जरूरत है नहीं। चलो यहाँ से यहाँ तक के एनर्जी लेवल के बीच का डिफरेंस बताओ, यहाँ से यहाँ तक कितना डिफरेंस है? यहाँ से यहाँ तक E इन्फिनिटी पे कितना होगा? 0। पता है ना तुम लोगों को? 1/इनफाइनाइट कितना होता है बेटा? 1/A होता है 0। तो यहाँ पे इन्फिनिटी पे एनर्जी कितना हो जाएगा? 0 माइनस 3.4 कितना आएगा बेटा? और इनका डिफरेंस कितना है? कितना गुना ज्यादा? नियरली 2.5 टाइम्स और 2.7 टाइम्स, ऐसा कुछ आएगा ना? है कि नहीं है? जब ई इन्फिनिटी माइनस E2 से E2 माइनस E1 ज्यादा, तो E10 माइनस E2 से ज्यादा नहीं होगा क्या? अरे होगा कि नहीं? समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? जहां पे पहले दो ऑर्बिटल्स का डिफरेंस काउंट हो जाए, दैट इज ऑलवेज मैक्सिमम। चाहे कोई भी ट्रांजिशन देख लो बट आप लोग खुद सोच के देखो कि मान लो चलो उसको छोड़ देते हैं, इसको देखो यहाँ से, यहाँ डिफरेंस कितना है 3.4 का, और 3.4 की कितने का यहाँ पे 10.2, यहाँ पे 1.9 का ना। और यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस इनफाइनाइट वाला का इधर ही है मेरा। यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना होगा? यहाँ से तो डिफरेंस कितना होगा? 1.5। इनफाइनाइट से थर्ड में आओगे, उससे ज्यादा डिफरेंस कहाँ से कहाँ तक होता है बेटा? उल्टा उल्टा लिख दिया ना, कुछ थोड़ा बहुत मिस्टेक कर दिया ना। ये डिफरेंस है यहाँ तक का 1.5 है ना? ठीक है, तो मतलब हम लोग अगर इनफाइनाइट से थर्ड में आते हैं, ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, थर्ड में आते हैं, और थर्ड से हम लोग सेकंड में आते हैं, तो कौन से में ज्यादा डिफरेंस है? थर्ड से सेकंड में आने। स्टार्टिंग के जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना, उनके बीच का जो गैप है एनर्जी का, वो कैसा होता है? बहुत ज्यादा होता है। और फिर बाद में कैसा हो जाता है? वो बहुत ज्यादा कम होता जाता है, काफी ज्यादा एक्सटेंट में कम होता है। देखो 10.2 से एकदम से कितना हुआ? 1.9 से एकदम से कितना हुआ? 0.7। आधे से भी कम हो गया ना। यहाँ तो बहुत ज्यादा कम हुआ, तो आधे से कम हुआ। 0.7 से कितना हुआ? 0.3। समझ में आ रहा है? एकदम से वो डिफरेंस वो क्या हो रहा है? वो कम होता जा रहा है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? कोई दिक्कत? कॉपी करो ये सब। ये छोटा सा क्वेश्चन देना बेटा, बिना कॉपी पेन लिए सॉल्व करना, देना कोशिश करना। ये हो गया? अभी नहीं हुआ? इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे ना, मेरी क्लास है 5 मिनट में। एक छोटा सा क्वेश्चन बेटा करा होगा, जल्दी से आंसर देना उसका आप लोग। हो गया बेटा? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिया है किसी भी ऑर्बिट में, दैट इज 1.5। हाइड्रोजन एटम के अंदर किसी भी ऑर्बिट में एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 1.5। तो उसका रेडियस कितना होगा? ये नहीं उठाना बेटा। अब क्या सोच रहे हो? थर्ड कौन से वाले में होगा ये 1.5? कौन से वाले में होगा? तो रेडियस कितना हो जाएगा? करना पड़ेगा, डायरेक्टली इतना ही तो लिखोगे ना, इसलिए बोला था वो याद करके रखना। सौंदर्य में क्यों क्यों बोल रहा हूँ एनर्जी का आप लोगों को याद करने के लिए। आपको बोल दे कि किसी ऑर्बिट में, सुन लो पहले, आपसे बोल दे किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का, किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है कितना, या फिर कुछ भी बोल दे, आपको एनर्जी बोल दे, पोटेंशियल भी दे सकता है ना आप लोगों को। आपको दे दे किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल जो एनर्जी है वो कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो उसमें रेडियस कितना होगा? पोटेंशियल एनर्जी कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी कितना होगा? 0.5। 0.5 कौन से वाले में होता है? फिफ्थ में जाके। हाँ या ना? तो रेडियस कितना होगा? इनटू
इतना कैलकुलेशन माइंड में होना चाहिए। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? कोई दिक्कत? मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में हम लोगों से।